नमस्कार। अघोरेश्वरम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरुम वंदे गुरुवरम श्री गुरुपद संभवम। आज बहुत दिनों के बाद एक ऐसे मुद्दे पर कुछ कहने का, अपनी बात साझा करने का मन हुआ जो सीधे सीधे इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमेशा हर संस्थान से, हर मंच से भारत के विद्यार्थियों को भारत का भविष्य कहा जाता है। हर गीत में विद्यार्थियों के लिए भारत का भविष्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आज वो दौर आ गया है जब भारत के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। वो भी किसी बाह्य ताकतों द्वारा नहीं, हमारे मुल्क के उन नायकों और महानायकों के द्वारा जो इस मुल्क को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश का तमगा दिलाने की बात करते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मैं सीधे सीधे जंतर मंतर पर हो रहे विद्यार्थियों के प्रदर्शन की बात करना चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद छात्र समुदाय जब एकता की हुंकार भर रहा है, पूरे भारत के कोने कोने में लोकतांत्रिक अलख जगाने के लिए भारत का भविष्य सड़कों पर है, तब कहा जा रहा है कि ये विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है, इसमें विपक्षी पार्टियों का हाथ है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समूह हैं, ये देशद्रोही हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं। दुनिया भर की बातें की जा रही हैं। लेकिन किसी भी बौद्धिक वर्ग के लिए जो चिंतनशील है, संवेदनशील है, मननशील है, किताबों कापियों की दुनिया से ताल्लुक रखता है, उसके मुंह से इस तरह की बात नहीं निकलेगी कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। महोदय, ये छात्रों का वो समूह अपनी लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए देश के कोने कोने से संसद तक मार्च कर रहा है, अपनी बात रखने के लिए लाठियां खा रहा है, जिसके बल पर आप भारत के विश्व गुरु होने का सपना पालते हैं। परीक्षाओं की शुचिता गंगा जमुना के जल से पवित्र, शुचिता पूर्ण होती रही हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जब हम लोगों के बचपन में, हम लोगों के छात्र जीवन में खोले जाते रहे हैं, तो ऐसे खोले जाते थे जैसे गीता की पुस्तक का आवरण हटाया जाता हो, और ये सोच करके कि हम गीता की पुस्तक का आवरण हटा रहे हैं, कहीं गलती से इसमें कोई त्रुटि न हो जाए, इसका कोई पन्ना फट न जाए, इसकी कॉपी न हो जाए। उसी तरह से प्रश्न पत्र खोले जाते थे प्राचार्य महोदय के समक्ष, कई अध्यापकों के समक्ष, विद्यार्थियों की सहमत के बाद, और तब प्रश्न पत्र का वितरण होता था। हाई स्कूल से लेकर के स्नातकोत्तर तक मैंने देखा कि प्रश्न पत्र कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या कोडिंग होती है। प्रश्न पत्र जब तक बंट नहीं जाते थे तब तक इस तरह की घटनाएं कभी प्रकाश में नहीं आती थी कि आज फला विषय का प्रश्न पत्र लीक हो गया। और ये लीक होने का प्रकरण 2014 के बाद जितनी त्वरित गति से अपने उफान पर आया, ऐसा तो प्रकरण कभी किसी गाड़ी या किसी व्हीकल में हमने पेट्रोल डीजल लीक होते नहीं देखा। और ये लीक का प्रकरण शुरू कहाँ से हुआ, थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मैं किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता नहीं, न किसी दलगत राजनीति से ताल्लुक रखता हूं। मैं एक सामान्य भारतवासी होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, शिक्षक पुत्र होने के नाते, किताब कापी की दुनिया से ताल्लुक रखने के नाते मैं अपना दर्द बयां करने के लिए आज आपके समक्ष आया हूं।
थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा कि आखिर ये प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ, कहां से शुरू हुआ। वर्षों वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जब इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की सड़कों पर चलते थे तो उनके साथ खाली पुस्तकें नहीं होती थीं, उनके साथ उनके झोले में ज्ञान की पिपासा होती थी, अपने अभिभावकों द्वारा पाले गए अरमान होते थे और 49 डिग्री तापमान और 1 डिग्री ठिठुरते ठंड में भी उनके अध्यवसाय की पूरी परिभाषा और पूरा का पूरा प्रतिफलन होता था। बंधुओं, जब किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र या प्रतियोगी परीक्षार्थियों से जो सचमुच में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो परीक्षा की तैयारी के नाम पर अपने अभिभावकों को धोखा दे रहे होंगे, ऐसे भी लोग हैं, कम प्रतिशत में हैं, लेकिन सही मामले में जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो किसी साधना से कम नहीं है, किसी साधु संत, किसी योगी के योगिक क्रियाओं से कम नहीं है। पढ़ाई लिखाई और पढ़ लिख करके कुछ उपलब्धि हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना ये हमारी सरकारें सोचती हैं। अब आते हैं फिर सीधे विषय पर, और विषय की बात सिर्फ मंची अभिव्यक्ति की बात नहीं करूंगा, आंखों देखा हाल आपको बताता हूं, आंखों देखा हाल। जिस सच को हमने जिया है, जिस सच से हमारा सामना हुआ है और जिस सच के द्वारा समय की मार सहते हुए हमने अपनी रचनात्मक यात्रा जारी रखी है। इलाहाबाद की धरती पर जब माननीय प्रधान सेवक जी पहली बार चुनाव लड़ने आए भारत के प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति हेतु, तो उन्होंने परेड ग्राउंड इलाहाबाद से ये घोषणा की थी कि मैं गंगा जल हाथ में लेकर के सौगंध खाता हूं कि मैं पूरब के ऑक्सफोर्ड की तस्वीर बदल दूंगा। पूरब के ऑक्सफोर्ड की तस्वीर तो नहीं बदली, लेकिन देश की तस्वीर बदलते बदलते हम उस मुकाम पर आ गए जहां आज छात्र सीधे सीधे सत्ता के निशाने पर हैं, और ऐसे निशाने पर हैं जैसे आतंकवादियों से सेना को मुठभेड़ के लिए लगाया जाता है। जब जब अपने हक और हुकूक के लिए छात्र सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, वो भी निहत्थे, उनके साथ कोई बल नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, उनके साथ सिर्फ माँ बागेश्वरी का आंचल होता है जिसको वो अपना परचम बना करके अपनी बात रखते हैं। आप उनकी बात सुनने के बजाय उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं। उसी में से बहुत सारे बच्चे हमारी सीमा पर जा करके सैनिक बनेंगे, आपकी सुरक्षा में अपनी शहादत के बल पर देश की सेवा करेंगे। उसी में से बहुत सारे बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर के हमारा आपका इलाज करेंगे। उसी में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनकर हमारे आपके लिए पुल बनाएंगे। उसी में से बहुत सारे बच्चे पायलट बन करके जहाज उड़ाएंगे और आप उसमें सफ़र करेंगे। आप जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो कभी भाभा, नार्लिकर और एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में नए नए अवतारों में अलग अलग कालखंडों में हमेशा आते रहेंगे। महोदय प्रधान सेवक जी, बड़ी विनम्रता से गुजारिश कर रहा हूं कि लोकतंत्र को बचे रहने दीजिए। आप में से कोई भी एक बार बाहर आकर के बयान दे दिया होता, बेहतर तो ये होता कि आप जंतर मंतर पर स्वयं आते, पूरे विश्व में आपका परचम लहरा जाता कि अपने भारत के भविष्य के लिए, अपने छात्रों के हित के लिए, अपने छात्रों के वाजिब हक की मांग के लिए प्रधान सेवक जी बच्चों के बीच में हैं। लेकिन आप में से, आपके सत्ता दल में से कोई भी बाहर नहीं आया। और जब प्रतिपक्ष के लोग उस मंच पर पहुंचने लगे, उन छात्रों के बीच में पहुंचने लगे, उन छात्रों के हक के लिए आवाज उठाने लगे, तो आपने उस पूरे के पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। आपने कहा
कि छात्रों का आंदोलन भटक गया है। अरे माई बाप, क्या उनके जाने से छात्र समाजवादी पार्टी का परचम ओढ़ लिए हैं? क्या उनके जाने से छात्र कांग्रेस जिंदाबाद और कांग्रेस के दल में शामिल होकर के कांग्रेस के लिए वोट मांगना शुरू कर दिए हैं? क्या उनके जाने से हाथी और साइकिल और पंजे के निशान वहां बट रहे हैं? वो अगर गए छात्रों के हित में अपनी आवाज उठाए तो ये लोकतंत्र की स्वस्थ परिपाटी का नजारा है। लोकतंत्र में विपक्ष को जिंदा रहने दीजिए हुजूर। जहां विपक्ष नहीं है वहां लोकतंत्र अधिनायक तंत्र में बदल जाता है, और हर देश में, हर मुल्क में अधिनायक तंत्र बहुत दिन तक टिकता नहीं है। जर्मनी से लेकर के विभिन्न यूरोपीय देशों में अधिनायकत्व का जब पतन हुआ तो नायक का कहीं नामो निशान बचा नहीं। जिन बच्चों के आंदोलन को आप कह रहे हैं कि भटक गए हैं, वो क्यों भटके? उनकी आवाज को क्यों नहीं सुना गया? उनसे संवाद क्यों नहीं स्थापित किया गया? आपके एक मंत्री पद के इस्तीफे के लिए छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनकी मांग है कि इस्तीफा दीजिए। आप इसी मुल्क में रहते हैं, आप इसी मुल्क में चुनाव लड़ते हैं। याद कीजिए उस इतिहास को जब मामूली बात पर, एक दुर्घटना पर लाल बहादुर शास्त्री जैसा रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करता था। मामूली बात पर प्रदेश की सरकारों की सत्ताओं में बड़े बड़े मंत्री पद, अपना पद छोड़ देते थे, कहते हुए कि नैतिकता के आधार पर मुझे बने रहने का अधिकार नहीं है। जॉर्ज फर्नांडीज से लेकर के मैं कितने नाम गिनाऊं। और आज इतना बड़ा प्रकरण कि नीट का पेपर लीक होने पर 20-20 छात्र आत्महत्या कर ले रहे हैं, और इतने बड़े आंदोलन के बाद आपका मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? चलिए कोई बात नहीं, इस्तीफा ना दे, आपका मंत्री है, आप राजा हैं, आपका मंत्री इस्तीफा ना दे, इससे आपकी तौहीन होगी। लेकिन जिन छात्रों के हक के लिए विपक्षी वहां पर मौजूद हैं, विपक्षी दल के लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं, और इस निमित्त आप उस आंदोलन को भटका हुआ कह रहे हैं। उन छात्रों को अपनी मांग रखने के बजाय उन पर आंसू गैस और गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। बताइए, क्या वैश्विक पटल पर आपकी छवि निखर रही है? क्या विश्व में संदेश नहीं आ रहा है कि भारत में एक छात्रों का एक ऐसा हुजूम आंदोलन कर रहा है जो अपनी परीक्षाओं के लीक होने से परेशान है? न जाने भारत के कितने किसान, गरीब, सामान्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को विश्वविद्यालय और विद्यालय अपना पेट काट कर भेजते हैं, अपनी जरूरतों से समझौता करते हैं। कभी कभी अगर एक टाइम भोजन करना पड़े तो भी कर लेते हैं, और उनके मन में अरमान रहता है कि हमारे बेटा, हमारा बेटी अगर पढ़ लिख करके किसी लायक हो गया तो इसी में हमारा तोष है, और यही हमारी उपलब्धि है, यही हमारा पद्मश्री है, यही हमारा साहित्य भूषण है, यही हमारा किसान भूषण है। जब वो पढ़ने जाता है तो उसके झोले में अनाज रखते हुए, झोले में माहवारी खर्च के लिए व्यवस्था करते हुए माँ बाप अपना अरमान भी रख देता है कि मेरी फटी बनियान की छेद से झांकती हुई मेरी मजबूरियां ये तुमको आशीष बनकर तुम्हारी सफलता के द्वार खोलें। इस मंगलाशा के साथ तुमको बस में बिठा रहा हूं कि तुम प्रयाग और दिल्ली जाओ, तैयारी करो। और जब वर्षों वर्षों के बाद तैयारी करके बिके हुए पेपर के द्वारा उसके माथे पर असफलता का कलंक मला जाता है, तब उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। आप तो सत्ता के महल पर बैठे हुए विधानसभा, संसद और लोकसभा में एक भी दिन अगर आप चले गए तो आपकी पेंशन महफूज हो गई, आपकी पेंशन मुकर्रर हो गई। लेकिन उन माँ बाप से पूछिए कि जो 5-5 वर्षों तक हाड़तोड़ मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनका परीक्षा फल इसलिए पॉजिटिव नहीं आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर बिक गया है। और अब आंखों देखा हाल जो मेरी आंखों से गुजरा है। 2006 के बाद लगातार मैंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की कारगुजारी को अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। यदि भरोसा न हो, विश्वास न हो, तो माननीय प्रधान सेवक जी और मुख्य सेवक जी
आप इलाहाबाद की उन आयोगों की जांच करा लीजिए अपने खुफिया विभाग से, आप देखिए वहां की क्या हालत रही है। खुलेआम पीजीटी टीजीटी के इंटरव्यू में पैसे की गुहाही होती रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में दो तरह की उगाही होती रही है। यदि रिटर्न परीक्षा में आप पास हो गए हैं तो इंटरव्यू के लिए इतने लाख, 8 से 10 लाख, और अगर लिखित परीक्षा में भी आपको ठेका लेना है तो 30-32 लाख। वो कैसे ओएमआर शीट चेंज करेंगे, कैसे इंटरव्यू में आपको नंबर देंगे, ये उनकी बात है। अटैचियों की व्यवस्था बाहर से एजेंट तय रहते हैं कि अटैची कहाँ पहुँचानी है, और रकम की उसमें भर करके कितनी पहुँची कि नहीं पहुँची उस हिसाब से इंटरव्यू में नंबर दिए जाते रहे हैं। अभी 2019 की बात है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में हिंदी विषय में 15 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। एक गाइड, अरिहंत की एक गाइड से लगातार एक ही सीक्वेंस में 60-62 प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पत्र बनाने वाले देवाधिदेव, महादेव, महापुरुष, उनको एक ही गाइड मिल गई और एक गाइड से 60 प्रश्न एक ही गाइड से एक ही सीक्वेंस में बना दिए। परीक्षा फल के बाद जब हो हल्ला मचा तो उसमें से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के लोगों ने 15 प्रश्न डिलीट कर दिए। एक दो प्रश्न नहीं, 15 प्रश्न। 100 अंकों की परीक्षा में से 85 अंकों में निर्धारण हुआ, और अभी मामला कोर्ट में था तब तक नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। माननीय उच्च न्यायालय के एक दिग्गज वकील, उनका तो पेशा है वकालत करना, वो अच्छा पैसा लेकर के आयोग से वो लड़े, और न्यायमूर्तियों का तो कोई बात ही नहीं, उनके विषय में कुछ कहना ही नहीं, और मामला रफा दफा होकर के और नियुक्ति पत्र बन गए, और जो केस चल रहा था वो भी केस चल ही रहा है। ऐसे अनगिनत अनेकानेक उदाहरण हैं। एक ही वर्ष का मामला नहीं है। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में ही हो रहा है, ये सपा के कार्यकाल में भी हुआ। कांग्रेस से बहुत दिनों से सत्ता से बाहर है। हमको लगता है कि कांग्रेस का दिया बुझे हुए करीब करीब 2-3-4-5 पंचवर्षीय योजनाएं बीत गई होंगी। बहुत छोटा था तब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद मैंने देखा नहीं कि कांग्रेस कोई सत्ता आई। लेकिन सपा बसपा के शासनकाल में भी ये खेल होता रहा, इंटरव्यू में पैसा चलता रहा, रिटर्न में व्यवस्थाएं होती रहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह भ्रष्टाचार सर्वाधिक हो गया। तकलीफ इस बात की है कि हमें आपसे आशा थी, हमें आपसे अपेक्षा थी, आप रामनामी दुपट्टा डाल करके वोट मांग रहे थे। आप रामलला के भक्त थे, राम के आदर्श और चरित्र की बात करते थे, नैतिकता और ईमानदारी की बात करते थे। और महोदय, किसी भी व्यक्ति को चोर डाकू से डर नहीं लगता। वो सतर्क रहता है, जानता है कि अमुक आदमी डाकू है, अमुक आदमी चोर है, अमुक आदमी भ्रष्ट है। लेकिन रामनामी दुपट्टा डाले हुए किसी साधु के प्रति कभी दिमाग और दिल में ख्याल नहीं आता कि ये साधु भी हमको ठग लेगा, ये साधु भी हमारी चोरी कर लेगा, ये साधु भी हमारे साथ गद्दारी करेगा। तकलीफ इस बात का है कि आप आदर्श और चरित्र की बात करते हैं, आप नैतिकता की बात करते हैं। आपके भाषण में कहा गया कि खाली मुझे 50 दिन दे दो, 50 दिनों के बाद यदि कोई गलती करता हुआ पाया जाता हूं तो चौराहे पर मुझे जूतों से पीटना, किसी इस प्रकार की बातें कही गई। और 2014 से लेकर आज तक मेरे कानों में तो गीत बज रहा है कि ये कहां आ गए हम साथ साथ चल के। आज भारत का भविष्य जब अपने अंधकारमय भविष्य को लेकर के अपनी पीड़ा व्यक्त करने जंतर मंतर से बढ़ते हुए देश की सर्वोच्च लोक पंचायत के गेट पर पहुंचा तो लहूलुहान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये विदेशी षड्यंत्र है और संसद में हमला करने आए थे। हुजूर, संसद में हमला कलम और किताबों से होता है। आतंकवादी हमला राइफल और गन से करते हैं, सुरक्षा बलों से निपटते हैं। क्या संसद पर हमला किताबों और कलमों से होता है? संसद तक पहुंचने का उनका एकमात्र ध्येय था कि शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से चीखते हुई मां वागेश्वरी की आवाज आपके संसद के कानों तक पहुंचे। उनका सिर्फ मात्र ही उद्देश्य था।
उनका उद्देश्य अगर हिंसा करना होता, उनका उद्देश्य अगर संसद की विधायिका पर या कार्यपालिका पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाना होता, तो हुजूर वो खड़े होकर के वहां पर आमरण अनशन न करते। अब तक सारे विश्वविद्यालयों में भारत की हिंसात्मक रूप ले लिया होता। अब तक न जाने कितनी संपत्तियां नष्ट की गई होती, राजकीय संपत्तियां। और मुल्क गवाह है इस बात का कि अंग्रेजों के पीरियड से लेकर के जब जब दमनकारी शक्तियां अपनी बर्बरता से पेश आना शुरू की हैं, तो आंदोलन कैसे भड़का है और कहां कहां क्षति हुई है, ये आप जानते हैं और हमारा बचपन भी जानता है। बचपन से लेकर के प्रौढ़ावस्था से लेकर के युवावस्था तक, इस उम्र तक पहुंचने का हमारी जीवन यात्रा भी जानती है। किसी भी छात्र द्वारा आंदोलन में जब जब आप उसको तोड़ मरोड़ करके हिंसात्मक रूप का वो लिबास पहनाते हैं, तो बड़ी हंसी आती है कि ये छात्र कलम और किताब से हमला करेंगे आपके ऊपर। 1990 में मंडल कमीशन के आयोग को रिपोर्ट को लागू करते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब अपना सियासी दांव खेला था, तो पूरा हिंदुस्तान जल उठा था। छात्र बढ़ करके, अगड़े पिछड़ों में बढ़ करके अपने हक की आवाज उठा रहे थे। मैं यहां विषयांतर नहीं करूंगा, आरक्षण सही है गलत इस पर बाद में चर्चा होगी। मैं सिर्फ यही बात मूल विषय पर करना चाहता हूं कि पेपर लीक प्रकरण पर आपकी सरकार मौन क्यों है। पेपर लीक प्रकरण पर आप उसको षड्यंत्रकारी जामा पहना रहे हैं, छात्रों के आंदोलन पर ऐसा क्यों है। सत्ता और मंत्रियों के बहुत सारे बेटी बेटा विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छा उनके पास धन संपत्ति है, लेकिन उन करोड़ों अभिभावकों के दिल पर हाथ रख के पूछिए कि आज उनके बेटा बेटी इस आंदोलन में गए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने, वो जीवित आएंगे कि नहीं आएंगे, उनका चिराग बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन अपने हक के लिए, अपने भूख के लिए, अपने भविष्य के लिए वो जंतर मंतर से लेकर के पूरी दिल्ली में आपसे जवाब मांग रहे हैं। और लोकतंत्र का यह स्वस्थ भविष्य है कि अपने सत्ता से, अपने आका से, अपने प्रधान सेवक से, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ वो जवाब मांगे। आपको जवाब देना चाहिए। आपका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अब तक? मीडिया के माध्यम से, किसी माध्यम से कम कोई स्टेटमेंट तो आता। सिर्फ एक स्टेटमेंट कि देशद्रोही ताकतें आ गई हैं। यही देशद्रोही ताकतें आपको प्रधान सेवक पद पर बैठाई हैं। यही छात्रों का हुजूम आपके चुनाव लड़ते समय आपके साथ था। और विश्वविद्यालय के चुनाव के दौरान जो नारा लगता था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यही जवानी जमाने को चलाते हुए आपको बहुमत के साथ लोकसभा में पदस्थापित किया। आज वो देशद्रोही हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, किसी प्रकार के कोई दलगत न मेरा इरादा है, न किसी पार्टी का मैं भक्त हूं। मैं एक सामान्य सा अदना सा कलमकार हूं। आखिर ऐसा क्यों? इन छात्रों की मांगों पर दमनात्मक कार्रवाई क्यों? पॉलिटिकल एजेंडे में बड़े ही गर्व से कहा जाता है कि हम बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ईमानदार हैं, न्यायालय के इंतजार नहीं करते, हम बुलडोजर चला देते हैं। आखिर छात्रों के अंधकार में भविष्य पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? शिक्षा की ढहती हुई दीवारों पर आपका बुलडोजर क्यों नहीं चला? भ्रष्टाचार पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, जो शिक्षा को दीमक की तरह चाट रहे हैं? हायर एजुकेशन कमीशन और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रश्न पत्रों पर लिखा रहता है, अनफेयर मीन्स करने वाले विद्यार्थी या परीक्षार्थी, उनका जुर्माना 1 करोड़ रुपए लगेगा। अभी हाल ही के प्रश्न पत्र पर हमने देखा लोकपटल पर। लेकिन जो आयोग के अंदर बैठ करके खेल कर रहे हैं, उन पर कितने करोड़ का जुर्माना आपने लगाया? कितने लाख का जुर्माना लगाया आपने? जो परीक्षा में
धांधली के लिए पैसा लेकर के भूमिगत हो जाते हैं। राम जाने वो पैसा कहाँ जाता है, पार्टी में चंदा देते हैं या अपने घर में जो है वो सोने का गहना बनवाते हैं अपने लोगों के लिए। इस तरह से परीक्षाओं के साथ खिलवाड़, शिक्षा के साथ खिलवाड़, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देगा। भारत की गरीबी कभी भी नहीं मिट पाएगी, भारत कभी खुशहाल देश नहीं हो पाएगा। अच्छी व्यवस्था की आपने गरीबों के लिए 5 किलो राशन, लेकिन 5 किलो राशन के बदले जितने रोजगार छीने गए, जितनी शुचितापूर्ण परीक्षाओं का चीरहरण और शीलहरण हुआ, जितनी बेरोजगारी बढ़ी, जितनी महंगाई बढ़ी, जितनी बेकारी बढ़ी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो ये होगा कि पार्टी लेवल में बोल रहे हैं। मेरा मुख्य मुद्दा, मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक पंक्ति है, परीक्षाओं में शुचिता। जनतन बनतर पर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार की आवाज बहुमत की सत्ता द्वारा जब दबाई जाने लगती है तो वो लोकतंत्र सीधे सीधे अधिनायक तंत्र के लिबास में नजर आता है और बड़ा क्षोभ होता है उन कलमकारों के प्रति, उन बुद्धिजीवियों के प्रति, उन शिक्षाविदों के प्रति, उन अवकाश प्राप्त प्रोफेसरों के प्रति, उन मौजूदा विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे प्रोफेसरों के प्रति, उन धर्माचार्यों के प्रति जो हमेशा भारत के उज्जवल भविष्य को अपनी तूलिका से संवारा करते हैं। आखिर आज उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? एक भी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर क्यों नहीं कह रहा है? उनके भी बच्चे उसमें शामिल हैं, उनके भी बच्चे परीक्षा देते हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं। किसी भी प्रोफेसर का बेटा वो खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, टेम्पो नहीं चलाएगा, लेकिन कहीं से आवाज नहीं उठी। आवाज उठाया तो सिर्फ छात्रों ने। और बड़े गर्व का विषय है कि हिम्मत करके वो सड़क पे आ गए, उनका हुजूम उमड़ा और उमड़ा ही नहीं, खाली दिल्ली में नहीं उमड़ा, भारतवर्ष के हर प्रदेश के हर राजधानी में, हर विश्वविद्यालय में कहीं मशाल जुलूस, कहीं नारेबाजी, कहीं घेराव, ये चल रहा है। आप अपने खुफिया तंत्र द्वारा पता कर लीजिए कि आपके खिलाफ, आपके एक मौन से, आपके जवाब न देने से कितनी पीड़ा है लोगों में कि वो मशाल जुलूस के साथ वो सड़कों पर हैं और आपके प्रति, आपके व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति नहीं, आपकी सरकार के प्रति उनके दिलों में कितनी नफरत भरती जा रही है। किसी भी व्यक्ति के भीतर, चाहे वो आदमी हो या सत्ताधीश हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, यदि उसके घर में किसी भी महिला का, बेटी का शीलहरण होता है तो सवाल किससे होगा? मौजूदा प्रशासन से होगा, या ये कहा जाएगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सैकड़ों चीरहरण हुए इसलिए तुम्हारा चीरहरण तो कम है, तुम्हारे यहाँ तो 2 ही लोगों का चीरहरण हुआ और 2 ही लोगों का बलात्कार हुआ। यही जवाब है आपका? हमसे ज्यादा पेपर लीक कांग्रेस के जमाने में हुए? मौजूदा सत्ता से सवाल होना चाहिए। कांग्रेस में जब पेपर लीक होता था, कांग्रेस में जब किसी प्रकार की अनियमितता होती थी तो आप भी सड़क पर होते थे। पूरा जनमानस गवाह है कि जब जब गैस के दाम बढ़े तो गैस सिलेंडर लेकर के आपके ही लोग गैस सिलेंडर लेकर के आंदोलन करते थे, नारा लगाते थे महंगाई के लिए। परीक्षार्थियों के लिए आपने कई बार, मेरे पास वीडियो है, आपने कई बार भाषण दिया है कि ये कांग्रेस का जो है आंदोलनकारी रवैया ठीक नहीं है। और आज आप कह रहे हैं कि विपक्षी जो है हमारे इन बच्चों के आंदोलन को भड़का रहे हैं और देशद्रोही गतिविधियां कराने में संलग्न हैं। आपके घर में डकैती होगी तो आप प्रशासन से और शासन से सवाल करने के बजाय ये कहेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में 22 डकैती हुई थी इसलिए कोई बात नहीं। विषयांतर नहीं करूंगा, बड़ा ही कष्ट हो रहा है। इतने बड़े आराध्य हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी कथा पर पूरे विश्व में, पूरे भारत में जगह जगह राम कथाएं चल रही हैं, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे घट घटवासी हैं, हमारे प्रत्येक श्वास के स्पंदन हैं, हमारे हृदय के स्पंदन हैं, हमारे प्रत्येक श्वास के आरोह और अवरोह हैं।
आप पूरे के पूरे भारतवर्ष के जनमानस की श्रद्धा का शीलहरण कर लिए। रामलला के मंदिर से पूरा का पूरा दान पेटी, पूरा का पूरा दान चोरी हो गया। मामूली बात पर फेसबुक पर कोई गतिविधि करता है तो आपके जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो पकड़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर के लोग पकड़ लेते हैं, आईटी सेल के लोग पकड़ लेते हैं कि गलत हो रहा है, कार्रवाई हो जाती है। मामूली गतिविधि पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन इतनी बड़ी चोरी डकैती हो गई, वो जांच के बस्ते में डाल दिया गया। घटनाएं होंगी तो जांच होगी, जांच माने उन घटनाओं को विलंबित करके उनको काले बस्ते में डाल दिया जाएगा। कितने ऐसी घटनाओं का नाम लूं जिस पर बुलडोजर चला हो, जिस पर न्याय मिला हो, जिस पर न्यायालय ने अपना स्पष्ट मत दिया हो, निर्णय दिया हो। और न्यायालय की बात तो क्या कहना, न्यायालय के सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुए सर्वोच्च न्यायाधीश वो छात्रों को काकरोच कहते हैं। उन्हीं छात्रों के बीच में से पढ़ते हुए आज वो न्यायाधिपति बने हैं, छात्रों को काकरोच कहते हैं। उनके मैटर को सुनने के बजाय कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आतंकवादियों को सुनने के लिए जब फांसी दी जा रही थी, बड़े बड़े आतंकवादियों को फांसी देने की बात आई थी, तो उनको सुनने के लिए रात को कोर्ट खुला करती थी, न्यायालय में रात भर सुनवाई होती थी। आज छात्रों की सुनवाई के लिए आपके पास समय नहीं है। जिनेन मुद्दा है, गंगा जमुना से पवित्र मुद्दा है, रामलला और अयोध्या से कम पवित्र मुद्दा नहीं है। परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखिए साहब, विद्या मंदिर को अपावन मत होने दीजिए। इसी पावन विद्या मंदिर से आप निकले हैं, सत्ता तक पहुंचे हैं। ऐसा मत करिए कि आने वाली पीढ़ियां, उनका दर्द, उनकी पीड़ा पूरे के पूरे आपके करियर को चौपट कर दें। मैं खुद परीक्षार्थी रहा हूं। 1 वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट 5 वर्ष बाद आता था। अगर आपके साथ यही हो कि चुनाव 2019 भी हो और चुनाव का परिणाम 2025 में आए, तो आप तो चिल्ला के सड़कों पे आ जाएंगे साहब। छात्र कितने बड़े धैर्यशाली हैं कि अपने परिणाम का इंतजार 5-5 साल करते हैं। और आपका चुनाव आज हुआ, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ियों से चलने लगे, फराटा भरने लगे। आपका भी रिजल्ट अगर 5 वर्ष बाद आता, आपके भी रिजल्ट पर अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे लंबित होते, तब आपको मंत्री बनाया जाता, कैसा लगता आपको? अपने नवनिहालों के भविष्य को, अपने भारत के भविष्य को चकनाचूर मत करिए साहब। सत्ता चंद दिनों की होती है। ये भारत के नवनिहाल आपके भारत का इतिहास गढ़ेंगे, जिस पर पूरे वैश्विक पटल पर इसमें से बहुत सारे कलाम, नार्लिकर, भाभा, न जाने कितने लोग, न जाने कितने भारत के शिरोमणि प्रतिभाएं भारत के भविष्य पर, भारत के भाल पर अपने गौरव का गुलाल मलेंगी। इतना ही कहना था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।